हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हुप। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, जो मैंने पहले से स्लाइड बना के लिखा हुआ है, और उसके बाद में हम उसकी डेरिवेशन निकालेंगे कि किस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई जाती है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है पहले से। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है कि डे ब्रोगली की परिकल्पना, डे ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर 1920 में परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। अब देखो, इसमें दो वर्ड आए हैं। पहला है डे ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डे ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डे ब्रोगली ने ये बताया, या डी ब्रोगली ने ये बताया कि कोई भी मैटर है उसकी दो नेचर होती है, ड्यूअल नेचर में वो एग्जिस्ट करता है। पहला होता है उसके पास में पार्टिकल नेचर में भी हो सकता है वो। तो पार्टिकल नेचर, या तो हो सकता है ये पार्टिकल नेचर, और दूसरा हो सकता है वेव नेचर। तो वेव नेचर कुछ इस तरीके से होती है। दूसरी क्या होती है आपके पास में, वेव नेचर। ये बताया आपने डी ब्रोगली ने। इसके बाद में दूसरा आया आपके पास में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे एटम के चारों तरफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बाहर वाले में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिट में स्थिति निश्चित नहीं होती है। अब निश्चित नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो ये बताना चाहता है कि जैसे अंदर वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहेंगे। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिट में चले जाएं और बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में चले जाएं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, और घूमते रहते हैं तो देखो एक बादल जैसी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी, मतलब क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये तो किसने बताया। तो यहाँ पे हम देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन की निश्चित स्थिति तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी या इसकी हम प्रायिकता जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कौन आए, श्रोडिंगर आए। अब श्रोडिंगर ने क्या बताया कि प्रायिकता, इन्होंने मेन काम ये किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी किया है, ये बताने के लिए उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का यूज किया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वेव नेचर की जो इक्वेशन थी उसको यूज किया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, देखो ये रही वेव नेचर, को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। नीचे आप देख सकते हो, जो हम डेरिवेशन निकालेंगे, डेरिवेशन के बाद में जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ये है आपके पास में। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। ये तीनों की तीनों आपके स्पेस कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं निर्देशांक होते हैं। इसके अलावा अगर हम h की बात करें तो h आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, E यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, V आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर आता है आपके पास में साई, जो होता है तरंग फलन या फिर वेव फंक्शन। इन सब के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रखा है पहले से। ठीक है, आप देख सकते हो H E, M होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और साई होता है वेव फंक्शन। ठीक है, अब चलो हम इसकी डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल पार्ट इसका देखा है, इसके साथ में आप डेरिवेशन साथ में कर दोगे, जो आपका क्वेश्चन आता है, तो इसके बाहर आपको कुछ लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी मैटर की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू
होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों का योग करने के बाद में हमें टोटल एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी को आप एक बार कैपिटल वी से दिखा दो। ठीक है, ये आपका स्मॉल वी है और ये कैपिटल वी है। यहाँ पे 1/2 mv² में m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास और v हो जाएगा आपका वेलोसिटी। अब देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस v। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो, अगर ये जो 1/2 mv² है काइनेटिक एनर्जी है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं m/m 1/2 mv²। आप देख सकते हो 1/2 mv² को मैंने m/m से मल्टीप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखो m/m से, और ऊपर और नीचे सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो क्वांटिटी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर m है, ये m इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा mv का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 2m। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन होती है एक, डी ब्रोगली इक्वेशन होती है mv इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, ये होती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देखो mv इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा है, यहाँ पे देखो mv अपॉन mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m है, तो यहाँ पे जो mv है इसकी वैल्यू, ये mv है ना, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे mv की वैल्यू, इक्वेशन कौन सी है आपकी, वो 2 नंबर इक्वेशन, वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में जब आप इसकी वैल्यू mv की रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे आप mv² की जगह वैल्यू रख दो h अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था आपका 2m था, या इसको आप और क्या लिख सकते हो 1/2 mv² इज इक्वल टू h का स्क्वायर हो गया और लेमडा नीचे चला गया, लेमडा स्क्वायर हो गया, और नीचे पहले से 2m था आपका, तो इसको आप इक्वेशन कौन सी दे दोगे 3 नंबर इक्वेशन दे दो। अब 3 नंबर इक्वेशन में हमें 1/2 mv² की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सी इक्वेशन है 1 नंबर इक्वेशन, तो 1 नंबर इक्वेशन में हम कहां से वैल्यू लिखेंगे 3 नंबर इक्वेशन से। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 टू 1, 1 ही है ना हमारी, ठीक है 1 ही है हमारी। ठीक है, तो 1 में हम इक्वेशन में 1/2 mv² की वैल्यू रखते हैं। अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/2 mv² है ना, इसकी जगह वैल्यू रख दो, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2 mv² की जगह h स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m प्लस v, यही तो था। या इस v को आप इस साइड में लेके आ जाओ, तो ये पॉजिटिव में है तो इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, तो E माइनस v इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा स्क्वायर m। अब आगे क्या करोगे, चलो मैं बताता हूँ। यहां से इस E माइनस v को तो लेके चले जाओ इस साइड में, और यहां से लेमडा स्क्वायर को ले आओ इधर। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आते हैं, या लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो h स्क्वायर अपॉन 2m बच गया यहाँ पे और E माइनस v आ गया, तो हम क्या बोलेंगे h स्क्वायर अपॉन 2m और ब्रैकेट में लिख दो E माइनस v। ये हो गया आपके पास में, आप देख सकते हो। इसको आप इक्वेशन दे दो 4 नंबर इक्वेशन। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है
अगर वो वेव नेचर में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो वेव मोशन कर रहा है, उसकी तरंग प्रकृति की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो तरंग प्रकृति में किस तरीके से गमन करेगा, हो सकता है कि वो आपका एक्स एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से गमन करे, ठीक है, ये एक्स एक्स डायरेक्शन है। हो सकता है वो वाई एक्स डायरेक्शन में गमन करे, और हो सकता है वो किधर करें, जेड डायरेक्शन में तरंग गति करे। ये वाई है और ये जेड है। अब मान लो हम एक बार उसकी ऐसे मानते हैं कि एक्स एक्स डायरेक्शन में वो गति कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तरंग गति करे, तब आपकी तरंग समीकरण क्या होती है, तब तरंग समीकरण, इस समीकरण को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखो मैंने एक्स लिख दिया ना क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वो गति कर रहा है, प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब 5 नंबर इक्वेशन आ गई आपके पास में। अब आप देखो 5 नंबर इक्वेशन में यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है और 4 नंबर इक्वेशन में लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर से 5 नंबर में लेमडा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेमडा स्क्वायर का मान इक्वेशन 5 में रखने पर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और क्या लिखना है, प्लस 4 पाई स्क्वायर साई लिख देते हैं ऊपर वाला पहले, प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन, बोन में क्या लिखना है, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपकी, यहाँ पे रही, और ये लेमडा स्क्वायर में क्या होगा, एच स्क्वायर नीचे चला जाएगा और 2m e माइनस वी ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे एच स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2m e माइनस वी, क्योंकि लेमडा स्क्वायर आपका कहाँ पे था, नीचे की तरफ था ना। चलो ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देते हैं। अब आगे क्या करते हैं, ये तो आपके पास में क्या आ गया, ओनली जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गमन करता है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो 4 पाई स्क्वायर एम लिख दिया आपने, 2 भी तो है ना, तो इस 2 को इधर लिख दें एक बार, और आगे क्या लिखेंगे ई माइनस वी, और लास्ट में लिख देंगे हम साई इज इक्वल टू 0। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कोष्टक में ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है आपके पास में, लास्ट अब हो गया हमारा, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं रहा है, इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं इसको 6। ये जो इक्वेशन 6 आई है, ये हमारे पास में तब आई है जब इलेक्ट्रॉन आपका ओनली एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही गति कर रहा है, लेकिन अगर वो वाई एक्सिस में भी कर सकता है और वो जेड एक्सिस में भी कर सकता है, क्योंकि हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों दिशाओं के लिए अगर हमें निकालनी हो इसकी इक्वेशन, तो हम लिखेंगे तीनों दिशाओं के लिए तरंग समीकरण अगर हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, जो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर है, ये तो ओनली किसके लिए था आपका, एक्स एक्सिस के लिए। अब सेम का सेम यहाँ पे एक्स की जगह वाई लिख देंगे तो ये वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे जेड लिख देंगे तो जेड एक्सिस के लिए हो जाएगा। आगे वाला पूरा का पूरा आपका कॉमन रहेगा। तो अब तीनों के लिए अगर आपको निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, जब एक्स एक्सिस पे तरंग गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे हम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अगर वाई एक्स डायरेक्शन में कर रहा है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और अगर जेड स्क्वायर में कर रहा है गति तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस 8 पाई स्क्वायर एम
अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में क्या आ गई, कंप्लीट वेव इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी, थ्योरेटिकल पार्ट देखा, और उसके बाद में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी पूरी इक्वेशन निकाली है आपने। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि चैनल को। ठीक है, क्योंकि बीएससी और एमएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।